सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून और मैं हूं सैयद रज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं माविश निज़ार। नाज़रीन, भारत की तमाम तर उम्मीदों पर ऑस्ट्रेलिया ने आज पानी फेर दिया है और ऑस्ट्रेलिया आलमी कप का चैंपियन बन गया है, छठी बार चैंपियन बना है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और अब 2023 में भारत में शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया है। माविश, ये क्या हो गया? ये अनर्थ हो गया रजी, ये अनर्थ हो गया, जो हिंदी में अनहोनी को कहते हैं ना, कि ये अनर्थ हो गया। तो आज इंडिया के साथ तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन खैर बहरहाल ये नहीं कि इंडिया हार गया इसलिए हम खुश हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया वर्ल्ड कप के सारे मैचेस लेकर चल रहा था, बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ICC तक पे इल्जाम आए कि कभी आप पिच अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं, कभी टॉस कंट्रोवर्शियल है, कभी बिल्कुल एग्जैक्टली थर्ड एम्पायर और ये रिव्यूज, हर चीज के साथ कोई ना कोई इल्जाम या कंट्रोवर्सी जुड़ती चली गई इस वर्ल्ड कप में। वो चीजें भी हुई जो इससे पीछे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में नहीं देखी गई, लेकिन एक्सपेक्टेड यही था, सबके ज़हन में यह था कि इंडिया फाइनल में जाएगा और इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया के होम ग्राउंड पे ये वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल पांसा पलट दिया। बिल्कुल, लेकिन भारत ने जिस तरह की क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में खेली है, 10 मैचेस जीतकर भारत फाइनल में पहुंचा और फिर हमने देखा कि वहां पर जहां पर परफॉर्म करना चाहिए था भारतीय बल्लेबाजों को, वो नाकाम रहे। सिर्फ कोहली ने 50 स्कोर की, लेकिन कोहली भी एक ऐसे वक्त पर आउट हुए, पैट कमिंस की बॉल का शिकार बने जिस वक्त विकेट पर ठहरने की जरूरत थी। और पैट कमिंस की माविश आज की कप्तानी, मैं कहूंगा बेहतरीन कप्तानी की उन्होंने, खासतौर पर टॉस जीतकर जब बॉलिंग करने का फैसला किया, बड़ा दिलेराना फैसला था उनका। ना सिर्फ का फैसला दिलेराना था, आप ये देखें कि इंडिया जो हर मैच में 300 प्लस, इवन क्लोजर टू 400 का स्कोर करता आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉलिंग और फील्डिंग से एंड प्लस उनकी जो हिकमत अमली खेल की, उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, उन्होंने कैसा कंट्रोल किया कि उन्हें 240 से आगे नहीं जाने दिया। एक्चुअली तो ये नजर आ रहा था जब 240 पे क्लोज हो गया थे इंडिया की इनिंग्स, तभी ये समझ में आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ही विनर होगा। लेकिन फिर भी ये ख्याल था कि नहीं, इंडिया ने सारे मैचेस जीते हैं। अच्छा, शायद इंडिया भी जीत के बोर हो गया था रजी। वैसे बिल्कुल 10 मैचेस जीत गए थे। एक दिन तो आता है यार इस तरह का कि कहीं ना कहीं तो प्लेयर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, और आज का ही दिन आया सामने। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जब हम देख रहे थे कि मैच सेरेमनी हो रही थी मावेश, तो उस वक्त जब रोहित शर्मा रवि शास्त्री से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्या समझते थे कि इस विकेट पर कितना टोटल करना चाहिए था, तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि 270 से 280 रन हम समझ रहे थे। लेकिन फिर पैट कमिंस जब गुफ्तगू करने आए तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि 300 से अंदर आउट करने की कोशिश करेंगे भारत को, और वो बड़े कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि 240 रन तो बड़ा बेहतरीन हदफ था हमारे लिए। 300 तक भी नहीं पहुंचने दिया उन्होंने। बहुत अच्छी हिकमत अमली से वो इंडियन बैटिंग को लेकर चले। और आप ये देखें कि यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से जो असेसमेंट्स रखी, किस तरह से उन्होंने सारे अपना होमवर्क किया। वो 300 तक का सोच रहे थे कि उससे पहले इंडिया को वो कंट्रोल एंड क्लोज कर लेंगे, लेकिन इतनी अच्छी उनकी ये पॉलिसी रही कि उन्होंने 250 भी नहीं करने दी। और अगर वाकई ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को जीतना था तो फिर 300 प्लस तक तो जाना पड़ना था रजी। ये तो होता, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा टफ टाइम होता। लेकिन शायद आज किस्मत भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कि अभी तक जो चीज़ें इंडिया के प्लस पॉइंट समझे जा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया ने मैजिकली वो सारे अपने हक में कर लिए। यानी ग्राउंड इंडिया की, क्राउड इंडिया का, और सारी मॉरल सपोर्ट उनके क्राउड की उनके साथ। लेकिन ये चीज़ आज इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गई और ये ऑस्ट्रेलिया के हक में। इसी हवाले से बात करते हैं कि गलती कहाँ हो गई भारत से। हमें ज्वाइन कर लिया है नय्यरुद्दीन ने और कमाल फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एजाज वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर साहब, आप क्या समझते हैं भारत से कहाँ गलती हो गई? जो रोहित शर्मा कह रहे थे कि 270 से 280 रन हमने करने चाहिए थे, आप समझते हैं कि अगर वो इतने भी कर लेते तो ये डिफेंडेबल टोटल था? देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले आपको और बोल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अच्छा। वो ये मुझे कह रहे थे आज के उन्होंने तमाम चैनल्स देखे हैं, ऑब्जर्व किए वर्ल्ड कप में, लेकिन जो बोल के प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा मेयारी थे स्पोर्ट्स के। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात, जो आपके सवाल पे आए अगर, तो इंडिया की गलती जो है ना, उसमें 2-3 बातें हैं। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले उन्होंने पिच का जो ऑब्सेशन अपने लिए बना लिया था ना, कि जी हमें इस पिच पे खेलना है, उस पिच पे खेलना है, ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है,
वो चीज उनकी अनडूइंग साबित हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि गलती इंडिया ने क्या करनी थी, आप ये देखें कि इंडिया ने 10 ओवर में 80 रन बनाए हैं, ठीक है, उस वक्त उनके 2 या 3 आउट हो गए थे। 10 ओवर में 80 रन ऑस्ट्रेलिया ने तो इसके शायद हाफ बनाए थे। लेकिन इस दौरान में जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और ये जो दूसरे फील्डर हैं, इन्होंने जो फील्डिंग की है, उस फील्डिंग में आज पहली दफा मैंने कोई मैच देखा है इतनी जिंदगी में कि इतनी शानदार फील्डिंग की गई हो कि जिसकी वजह से ये जनाब मैच का पांसा पलट गया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की फील्डिंग में ही मैच जीत लिया था। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए जनाब इंडिया का क्या कसूर है। इंडिया ने, आप हैरान रह जाएंगे, 46% डॉट बॉल्स खेली हैं। इतनी हाई परसेंटेज ऑफ डॉट। नईउद्दीन साहब, उसमें भी केएल राहुल ने जो है वो 100 से ज्यादा बॉलिंग खेली है, 66 रन बनाए, सिर्फ 1 बाउंड्री लगाई उन्होंने। सही कह रहे हैं आप। तो 3 बाउंड्री की आप बात कर रहे हैं। इंडिया के तो लंबे लंबे जो दौरानिये आए हैं मैच में, उसमें बाउंड्री लग ही नहीं रही थी। तो इंडिया आज जितना मतलब डिफेंसिव खेला है, हालांकि मैं दोबारा याद दिलाऊंगा कि 10 ओवर में 80 रन बहुत कम बने इस वर्ल्ड कप में, बिल्कुल, और आज उसमें से ये था। लेकिन वहां पर जो फील्डिंग हुई थी, उस फील्डिंग ने इनको बिल्कुल बेबस कर दिया। इनके चौके रोके, इनके वो जो कैच पकड़े ट्रेविस हेड ने इसका, रोहित शर्मा का, वो कहता है कि मैंने ये तो नहीं अपने जहन में सोचा था कि मैं 100 करूंगा, लेकिन ये कैच लेने का मुझे पक्का था कि मैं ये कैच जरूर लूंगा। जहन में इतनी पॉजिटिविटी थी, इतने चार्ज अप प्लेयर्स थे। तो ये सारी बातें जब आई हैं, इंडिया ने जो कहा है ना 270, 75, 80 होते, 300 भी होते, आज उन्होंने हार जाना था। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, ये ना समझें कि जी अभी उनके 7 ओवर रहते, उनके लिए ये था कि उन्होंने इसी हिसाब से पेस की थी। नहीं, अगर उनको 300 का होता तो वो फिर उस हिसाब से पेस करते। ऑस्ट्रेलिया ने आज जीतना था, इंडिया ने हारना था, और वो वजूहात मैंने बता दी। पिच भी है, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, और जिस तरह आपने एक बहुत उम्दा पॉइंट बताया कि कप्तानी जो थी, आज कप्तानी जीती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमाल फरीदी साहब हमारे साथ हैं, नगीर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कमाल साहब से बात करते हैं। कमाल साहब, नगीर साहब ने जो पॉइंट्स रेस किए इंडिया के शिकस्त के या फिर ऑस्ट्रेलिया के जीतने के, आप क्या समझते हैं, यही वजूहात रही हैं या फिर इंडिया वाकई अंडर प्रेशर चला गया कि उनका क्राउड है और होम ग्राउंड है, और अगर वो वर्ल्ड कप ना जीत सके तो वो वाकई नहीं जीत सके, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है? देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी गुजरा है। एशिया कप इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका में हुआ। हमने देख लिया अजीत शाह ने किस तरीके से ये पूरी मोनोपोली ऐसे बिल्ड की कि इंडिया से बेहतर कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता है, इंडिया से अच्छा कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये पूरा एक हाई बिल्ड करते हुए ये वर्ल्ड कप में आए। वर्ल्ड कप में अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया, और अब जिस तरीके से अपनी मनपसंद पिचेस, मनपसंद चीज़ों के साथ इन्होंने अपनी विश लिस्ट कंप्लीट करवा के मैच ग्राउंड्स में ये उतरे हैं। और फिर उसके बाद आपने शुरू में देख लिया किस तरीके से ये फतूहात के सिलसिले बनते रहे, लोगों के सवालात भी उठते रहे कि ये वाकई में वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, ये टूर्नामेंट का एक हिस्सा है। तो हमने आज के मैच में ये देख लिया कि क्रिकेट वाकई में उन लोगों का गेम है जो क्रिकेट प्रिपेयर करके गेम स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड के बाहर बेतहाशा इंडियन सपोर्टर्स से मौजूद, लेकिन ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से बॉल को रोकने वाले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने बता दिया कि क्रिकेट जो है प्रोफेशनलिज्म का नाम है, क्रिकेट वाकई में परफॉर्मेंस का नाम है, क्रिकेट वाकई में अपनी कुछ भी आप फैसिलिटी ले लें, चाहे होम क्राउड की ले लें, होम ग्राउंड की ले लें, अपनी मर्जी की पिच की ले लें, लेकिन जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक आप एज अ टीम नहीं खेलेंगे, फतह आपकी नहीं होगी। हमने देखा पाकिस्तान के मैचेस इसमें गुजरे, पाकिस्तान को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो एक साइड इफेक्ट था उस चीज़ों का जो पिछले उनके साथ बोर्ड में होता रहा या उनकी आपस में इख्तलाफात थे उसकी वजह से। लेकिन आज के मैच में हमने ये देख लिया कि वाकई में क्रिकेट जीती है, और क्रिकेट में जिस तरीके से एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन टीम निकल के आई है, नो डाउट ग्राउंड में, बैटिंग में, फील्डिंग में, हर जगह उन्होंने इंडिया को आउट क्लास कर दिया है।
थ्रू आउट वर्ल्ड कप में इंडिया ने एक ही मैच जीता है, वो मैच एक ही मैच हारा है, वो मैच जो ऑस्ट्रेलिया का आज हारा है उन्होंने, वो बना दिया कि ये क्रिकेट वाकई में आज प्रोफेशनलिज्म का गेम है। बिल्कुल। नैयर साहब, जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, 50 हो चुकी थी उनकी, उस वक्त पैट कमिंस ने बड़ा एक अहम फैसला किया, खुद बॉलिंग पर आए और उनकी जानिब से विकेट हासिल की गई विराट कोहली की। अगर विराट कोहली खड़े हो जाते उस वक्त विकेट पर तो मेरे ख्याल से 300 शायद भारत अचीव कर लेता। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर वो टैक्टिकल मूव ना करता कैप्टन, तो ये टोटल जो है ये 240 से कहीं ज्यादा होता। लेकिन वही जो बात आपने पहले फरमाई थी कि इसमें कप्तानी का बहुत बहुत ज़बरदस्त रोल था। उसने जिन जिन मौके पे मतलब फील्ड प्लेसमेंट्स की और जो वाइटल उसने बॉलिंग चेंजेस की, हर दफ़ा बॉलिंग चेंज पे उसको मतलब जैसे कहते हैं ना, ही गॉट द रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 240 तो कोई स्कोर ही नहीं था ना, शायद ऑस्ट्रेलिया वाले भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया इतना इजीली जो है ऑल आउट हो जाएगा। और ये देखें कि पूरे वर्ल्ड कप में इस दफा पहली दफा इंडिया ऑल आउट हुआ है। ऑल आउट तो हुआ ही नहीं था वो आज तक। बिल्कुल। ये जो 10 मैच उसने खेले इनमें ऑल आउट नहीं हुआ। लेकिन आप एक बात और देखें कि समहाउ इंडिया के जो पब्लिक थी उसकी नफ्सियात में ऑस्ट्रेलिया का खौफ छाया हुआ था। और वो कैसे था, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जो सेमीफाइनल हुआ है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया कैलकाटा में, वहां पर जब साउथ अफ्रीका का कुछ एडवांटेज होता था तो क्राउड उनको बहुत ज्यादा तालियां बजाता था। लेकिन यूं ही कोई ऑस्ट्रेलिया के हक में बात जाती थी तो वो खामोश ऐसे हो जाते थे जैसे स्वयं पे आए थे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी यही था कि शायद साउथ अफ्रीका अगर आ जाए तो उनके लिए आसान होगा वर्ल्ड कप जीतना। बिल्कुल। आज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने भी जो एक बात की कि बहुत बड़ा स्टेडियम और बहुत बड़े क्राउड की कैपेसिटी थी, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि क्राउड खामोश रहा। इस बात से क्या मुराद है? उन्होंने कारकर्दगी से खामोश किया ना, क्राउड खामोश करवा दिया उन्होंने। बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, ये किसी ने कहा है कि उन्होंने क्राउड को तो खामोश करा दिया, 1 लाख होगा या 1,20,000, लेकिन तकरीबन 1.5 अरब इंडियंस को रुला भी तो दिया ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। कमाल साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह की बल्लेबाजी की गई भारत की जानिब से, खास तौर पर जिस तरह के शॉट्स खेले गए, क्या गलत शॉट सिलेक्शन जो थी वो वजह बनी कम स्कोर की, या फिर जो जिस तरह की बल्लेबाजी की गई केएल राहुल की जानिब से 100 से ज़ायद गेंदें उन्होंने खेली और सिर्फ 60 से ज़ायद रन बनाए? जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमने देखा कि इनके ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो आते के साथ गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते हुए, और जिस तरीके से वो एक खौफ, जो नैयर साहब भी बोल रहे हैं, एक खौफ था ऑस्ट्रेलिया का, एक खौफ था कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के साथ वो शायद अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ पाए और उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले, जिसकी वजह से विकेटें ताबतें इनकी जाती रही और जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड होता रहा। विराट ने नो डाउट एक जिम्मेदाराना इनिंग खेलने की कोशिश की, लेकिन उनको दूसरे एंड पे जब सपोर्ट नहीं मिली और जिस तरीके से केएल राहुल और दूसरे लोग इनके साथ खड़े हुए एट द एंड और फिर विराट की विकेट चली गई, तो फिर आपने देखा खामोशी और ग्राउंड में जो एक माहौल था खौफ का, वो हावी हो गया था इंडियन स्पेक्टेटर्स पे। वो आप ड्रेसिंग रूम में देख रहे थे, वो डगआउट पे देख रहे थे कि प्लेयर्स का एक मोराल जो था, जो एनर्जी थी फर्स्ट इनिंग में, वो इनिंग से डाउन हुई और वही फिर सेकंड इनिंग में उन्होंने देखा कि सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराते हुए भी उनको एक खौफ था कि इतने कम स्कोर को भी डिफेंड नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि इनके सामने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन दीवार बन के खड़े हो गए थे, वो एक वाकई में एक आज का दिन जो था वो इंडियंस के लिए एक बड़ा मुश्किल दिन था। इंडियंस दीवारी मना के, आज पटाखे मना के, और बहुत सारे पटाखे बचा के रखे हुए थे, दिल के अरमा आंसू में बह गए, टूट गए एक्चुअली, लेकिन उनके पटाखे भी टूट गए और टीवी स्क्रीन भी बहुत सारी टूट गई। जी जी बिल्कुल, बहुत जज्बाती क्राउड होता है इंडिया का। एजाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कमाल साहब एजाज से बात करते हैं। एजाज, जैसे कि बात हो रही है, नगीर साहब ने कहा कि इंडियन टीम पिच ऑब्सेशन का शिकार हुई है, वो अपनी मर्जी की पिचेस पर खेलने के शायद आदी हो चुके थे और देखने वालों को भी लगता था कि क्या कमाल खेल रहा है इंडिया, ये विराट की सेंचुरी और बुमराह के बॉलिंग और ऑल दैट, तो शायद पिच ऑब्सेशन भी वन ऑफ द रीजंस है आज के मैच की।
चीज़ों पे लगे हुए हैं। टॉस उनके कप्तान ने जीता और उसके बाद उसने अपनी मर्जी का फैसला किया। और हम अभी पिछले लास्ट आवर में भी बात कर रहे थे, मैं और सलमान मिर्जा, कि इंडिया ने जो आखिरी 5 वनडे मैच इस वर्ल्ड कप में जीते हैं वो इंडिया ने पहले बैटिंग की है, जैसे आज पहले बैटिंग की है, लेकिन उन्होंने 300 प्लस रन किए और फिर इंडियन बॉलर्स ने इस दौरान आपके सामने श्रीलंका को 100 के नीचे आउट किया, इंग्लैंड को आउट किया। साउथ अफ्रीका वाला मैच जो ईडन गार्डन्स में 5 अक्टूबर को इंडिया ने खेला था वो हम सबके सामने है। तो इस बार पैट कमिंस ने जो फैसला किया वो बड़ा दलेराना फैसला था। मतलब उसने ये सोचा कि मुझे कम नुकसान किस चीज में होगा और उसको यही लगा कि इंडिया को पहले खिलाया जाए। लेकिन एक और चीज जो कि हमें ये भी देखनी चाहिए कि ये जो इंग्लिश टीमें होती हैं ये एशियन टीमों के साथ नॉकआउट मैचेस में ज्यादा फाते रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता है। आप ये देखिए कि 1999 का वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान से जीते हैं, 2003 का वर्ल्ड कप वो इंडिया से फाइनल जीते हैं, 2007 का वो श्रीलंका से जीते थे। तो नॉकआउट मैचेस में और स्पेशली टाइटल के जो मुकाबले होते हैं वहाँ एशियन टीमें मेरे हिसाब से उस लेवल की उनकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो इतने बड़े मुकाबले को जीत सकें। अगर इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीता है अपने होम ग्राउंड्स पे तो फाइनल में श्रीलंका को हराया। अगर पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो पाकिस्तान ने एशियन टीम इंडिया को हराया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देख लें कि वो नॉकआउट मैचेस में आते हैं और फिर फाइनल जीत के चले जाते हैं। तो ये एशियन प्लेयर्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये बड़े ओकेजन के ऊपर अक्सर ही चोक कर जाते हैं। सही। नैयर साहब, जैसे कि महाविश बात कर रही थी पिच के हवाले से, एक तस्वीर बड़ी गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर, पैट कमिंस पिच की तस्वीर ले रहे थे अपने मोबाइल से। आप क्या समझते हैं, बड़ी बेहतरीन पिच उनकी जानिब से रीड की गई और पहले बॉलिंग का फैसला किया गया और थोड़ी स्लो पिच थी? जी, पिच बिल्कुल स्लो थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाद में कंडीशंस ऐसी हो गई थी, कुछ ड्यू की वजह से और कुछ वक्त के साथ साथ, कि पिच बैटिंग के लिए और ज्यादा साजगार हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के हक में। आप इससे अंदाजा करें ना गेम का, जरा देखें कि इंडिया ने पूरी इनिंग में 50 ओवर खेले हैं, 240 रन बनाए और सिर्फ उन्होंने 13 चौके लगाए, सिर्फ, और 3 छक्के। दूसरी तरफ अकेले ट्रेविस हेड ने 15 चौके लगाए और टोटल टीम ने उनके 22 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। तो कहने का मकसद ये है कि डेफिनेटली अगर ये स्टेटिस्टिक्स हम देखें तो हमें पता चलता है कि पिच ने शुरू में खेलने के बाद अपना कैरेक्टर चेंज किया और साथ में जो ग्राउंड कंडीशंस चेंज हुई, जो ड्यू वगैरह आई, उसकी वजह से बॉल जो है वो पिच पे जब आ रही थी तो बैट के ऊपर कदरे बेहतर आ रही थी। जैसे कि शुरू में इतना बॉल, आपने कई शॉट्स देखी होंगी, उनके बैट्समैन पहले खेल जाते थे और बॉल बाद में पास ऑन होती थी विकेट कीपर के पास या उनकी बॉडी पे लगती थी या जो भी होता था। पहले शुरू में आपने सही ऑब्जर्व किया कि पिच का कैरेक्टर वो नैयर साहब मतलब चेंज हुआ बात। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे हैं कि शॉट खेल जाते थे, बॉल बाद में आती थी, मिचेल स्टार्क ने जब पहली इनिंग के बाद गुफ्तगू करी तो उसमें उनका यही कहना था कि हमने वेरिएशंस बड़ी ट्राई करी जिसकी वजह से हमें थोड़ी मदद मिली और फिर विकेटें भी हासिल की। जी, आप सही फरमा रहे हैं कि पिच इस वक्त ये जो इंडिया ने जिसे कहते हैं ना कि एक गड्ढा खोदा था वो उसमें खुद ही गिर गए। इनको चाहिए ये था, देखें पहले ही इनको आईसीसी ने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि पिच के ऊपर ग्रास होना चाहिए और बैटिंग पिच होनी चाहिए और बाउंड्रीज जो हैं उन्होंने कहा था कि कोई भी जो है वो मेरा ख्याल है 70 मीटर से नीचे नहीं होगी। इन्होंने तो 58, 57 तक की बाउंड्रीज रख के एक तमाशा बना दिया इस वनडे मैच को। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको मौका मिलता है, अगर आप पहले 10 ओवर की एक कोई पैकेज दिखा दें जो फील्डिंग की है वार्नर ने और ट्रेविस हेड ने, वो मैं समझता हूँ कि देखने से ताल्लुक रखता है आपके प्रोग्राम में आज या जब भी आपको मौका मिलता है। उस चीज को आप प्लीज जरूर आगे रखिएगा कि उसने मतलब ये ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई एक लर्निंग सेशन देख रहे हैं कि फील्डिंग होती क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एजाज हमारे साथ है। एजाज, जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में बहुत से रिकॉर्ड बने, बहुत से रिकॉर्ड्स टूटे और बहुत से इल्जामात भी आते रहे इंडिया पर, आईसीसी पर, बीसीसीआई पर, लेकिन आज के मैच ने आपको क्या लगता है कि इल्जामात को धो दिया है? शायद ये इस मैच ने सुरखरू कर दिया है क्रिकेट को। व्हाट डू यू से? देखें, पहले भी जिस तरह के इल्जामात लग रहे थे, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
अब मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि दो मुख्तलिफ गेंद होते हैं दोनों एंड से और इंडिया को डिफरेंट बॉल दिए जा रहे थे या कोई पिच टेम्परिंग की जा रही थी। अब होम टीम का एडवांटेज यही होता है जो उन्होंने 10 मैचेस के अंदर ले लिया था कि हमने अपना पाकिस्तान के साथ मैच कहाँ खेलना है, अफगानिस्तान की कमज़ोर टीम के साथ कहाँ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को उन्होंने पहले चेन्नई में स्पिन विकेट के ऊपर 190 पे आउट करके जीता था। तो जो इंडिया ने डिज़ाइन की थी चीज़ें वो उनको सपोर्ट करती थी राउंड मैचेस की हद तक। नॉकआउट मैचेस के अंदर फिर आपको वो चीज़ें आपकी फेवर में नहीं होती हैं। और दूसरा, एक लंबा टूर्नामेंट खेलने के बाद थोड़ा इंडियन ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उनको लगता था कि हम बॉलिंग कर रहे हैं तो तबाही हमारे बॉलर्स मचा रहे हैं, हम बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हम 400 के करीब रन कर रहे हैं। सो ओवर कॉन्फिडेंट टीम भी थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एशियन टीमों की यही कमजोरी होती है। हम 2022 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल हार गए इंग्लैंड जैसी टीम से, जबकि हालांकि T20 में पाकिस्तान बहुत अच्छा करता चला आ रहा था। गो के नीदरलैंड ने हमें बेनिफिट किया सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, पाकिस्तान ने हराया था। एशियन टीमों का ये प्रॉब्लम है कि ये बड़े मैच के अंदर ऐसा हो जाता है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, ऑस्ट्रेलिया 6ठा वर्ल्ड कप जीता है, आखिर वो एशियन टीमों से ज्यादा जीता है। इसके पीछे वजह ही यही है सबसे बड़ी। यानी कि एक उनका सुपीरियरिटी और हमारा शायद कोई कॉम्प्लेक्स बीच में आड़े आ जाता है साइकोलॉजिकली। कमाल साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि पिच ऑब्सेशन की बात की है नैयर साहब ने और एजाज कह रहे हैं कि ये एशियन टीमों का मसला है कि जब वो गोरों के साथ खेलती हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हैं, तो क्या आज ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये एक वजह बनी है और ये वजह हमने सेमीफाइनल्स में जिस तरीके से हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, जिसमें एक किस्म की हमें वहीं से एक वाइब बिल्ट होते हुए नज़र आई कि साउथ अफ्रीका के साथ कंफर्टेबल है ज़्यादा, क्योंकि उनको एज अ वीक टीम कंसिडर कर रहे हैं इंडियंस, और ऑस्ट्रेलियंस के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट टीम के साथ वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो वो क्राउड भी इस चीज़ को अवेयर करता है। तो ये नो डाउट एक हिस्ट्री रही है कि अगर हम किसी गोरी टीम के साथ खेलते हैं, एक वेस्टर्न टीम के साथ खेलते हैं, तो वो एशियन टीम्स उसमें थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है और वो फाइनल्स और नॉकआउट मैचेस में स्पेशली अपनी जगह नहीं मेंटेन रख सकती। यहाँ पे हमें वेकअप कॉल मिली है एज एन एशियन नेशन और एज अ होम ग्राउंड नेशन के इंडिया को यहाँ पे आईसीसी की तरफ से वेकअप कॉल देनी चाहिए कि पैसा ही कुछ नहीं होता, आपने क्रिकेट की बका के लिए काम करना होता है। यहाँ पे जितने भी सवालात उठे हैं, जो इजाज ने भी बताया कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक क्राउड, जो हम क्रिकेट खेलते किस लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट किसके लिए? आवाम के लिए। आवाम की अगर ये एक सवाल उठ गया, सोशल मीडिया पे ये सवाल गर्दिश कर रहा है, एक दफ़ा नहीं, एक मैच में नहीं, 10 मैचेस में, कंटिन्यू मैचेस में ये गर्दिश किए जा रहा है, तो इस पे एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि वाकई में कहाँ पे क्या कोताहियां हुई, किस तरीके से। सही। इन तमाम चीज़ों पर भी बात ही करेंगे। कमाल साहब और एजाज, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ ट्रांसमिशन में लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब खेल का जुनून में, और हमारे साथ एजाज बाकरी मौजूद हैं, कमाल फरीदी साहब हैं, नैयर साहब हैं। अच्छा नैयर साहब, आपसे इस बारे में भी थोड़ा फ्यूचर की थोड़ी बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी टीम की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो आज वर्ल्ड कप जीत लिया और उनका कॉन्फिडेंस तो इस वक्त दैट्स टचिंग द स्काई। अब पाकिस्तान की जो सीरीज होने जा रही है इन कमिंग डेज, और पाकिस्तानी टीम इस वक्त जिन अप्स एंड डाउन्स का शिकार भी है, तो आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतनी है, एक अच्छा कंपटीशन देना है, तो क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए तैयारी के लिए मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि कैप्टन भी नए हैं और हेड कोच और डायरेक्टर भी नए हैं, तो इन लोगों को मतलब मैं समझता हूँ एक तो आपस में जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पूरी टीम में जो भी टीम सेलेक्ट करनी है उसको जल्दी कर लें और उनको साथ रख के उनके अंदर कॉन्फिडेंस दें और उनको ये समझाएं कि तुमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तुमने ये नहीं देखना कि ये हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस दो और उसके बाद लीव द रेस्ट टू अल्लाह, कि जो भी रिजल्ट होगा अल्लाह की तरफ से आएगा। पूरी कौम हमारी टीम को फुल सपोर्ट करेगी अगर ये पता चले कि हर प्लेयर ने अपना बेस्ट दिया है। आपको याद होगा कि मेरा मतलब है एक ज़माना ऐसा आया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने हर बैट्समैन को
अपने हर बॉलर के साथ अटैच कर दिया था कि सब ने बैटिंग करनी है और उनसे ये था कि जी इसके साथ आप इसको बैटिंग में एक्सपर्ट करेंगे। इस तरह की कोई ट्रेनिंग हो। हमारी ज़्यादा इश्यूज तो बैटिंग में ही आते हैं और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस 5 के बजाय 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। वो एक बड़ी इनिंग खेलते हैं और दूसरी छोटी इनिंग में या इनिंग से डिफीट हो जाती है या तो जितने रन चाहिए बैटिंग और फील्डिंग दोनों में नैयर साहब इश्यूज आते हैं पाकिस्तानी टीम को हमेशा। जी, तो आपने सही पॉइंट आउट किया, आई अप्रिशिएट। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी टीम के अंदर जो एक इंटर कम्युनिकेशन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया जाए। और सबसे जो एक पॉजिटिव बात मिली है हमें इस वर्ल्ड कप के बाद कि बाबर आजम जो हैं उनके ऊपर से कप्तानी का बोझ उतर गया है। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनके गिर्द हमारी सारी बैटिंग जो है रिवॉल्व करेगी और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से वहाँ जाके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आगे जो रिजल्ट हो मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है कमाल साहब, आप क्या समझते हैं क्या तब्दीलियां करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम में, ख़ास तौर पर अभी जो रीसेंट सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में, तो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर शान मसूद के हवाले से वो बहैसियत कप्तान वहाँ पर मौजूद होंगे? देखिए मेरे नज़दीक टीम में तब्दीली करना इस वक्त तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये टीम कंटिन्यूटी में कुछ इनमें से प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे टीम के साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ है वो ये हुआ है कि टीम के साथ मैनेजमेंट कोऑपरेटिव नहीं रही है। मैनेजमेंट का एक कंफ्यूजन रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एशिया कप देख लें आप, उससे पहले इन्होंने LPL खेला, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज खेली, अंडर 19 सीरीज की टूर्नामेंट खेला, फिर इसके बाद वर्ल्ड कप में ये आए। तो थ्रू आउट एशिया इन लोगों के पास मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं रही। कभी बोर्ड तब्दील हो रहा है, कभी मैनेजमेंट से सवालात आ रहे हैं, कभी कयास राइयाँ आ रही हैं। तो टीम में एक बड़ा कंफ्यूजन का शिकार रही है टीम। अब हमें जबकि अब हम देख रहे हैं एक बाबर एक जिम्मेदारियों से एक किस्म से आज़ाद हुए हैं, कैप्टनसी की जिम्मेदारियों से, और इस जिम्मेदारी के साथ वो अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। अब वो परफॉर्मेंस पे जब तवज्जो देंगे तो हमें सिर्फ टीम के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन, एक बेटर मैनेजमेंट के साथ उनको एक टीम बिल्डिंग की तरफ एक रेगुलर एक सेशंस के साथ उनके साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड करनी चाहिए कि कहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाए। क्योंकि अब तक हमारे प्लेयर्स अपनी इनिंग्स अपनी बका की जंग लड़ते रहे हैं कि हर मैचेस में। अब हमें उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप वाकई में पाकिस्तानी टीम के प्लेयर हैं और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी एक पोजीशन मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, ना कि आप मैनेजमेंट की मर्जी के मुताबिक अपनी कैप्टनसी को चला सके। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट और टीम की एक कम्युनिकेशन ब्रिजिंग करनी चाहिए, बताना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या चाह रही है और टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है। सही। इरजान, आप क्या समझते हैं अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी टेस्ट सीरीज होने जा रही है, जैसे नैयर साहब कह रहे हैं कि एक प्लेयर को तीनों चीज़ों पर ग्रिप होनी चाहिए, जैसे कि बैटिंग पर स्पेशली और ये फील्डिंग पर, यानी कि एक परफेक्ट ऑलराउंडर होना चाहिए 11 के 11 खिलाड़ियों को। और ये तो पाकिस्तानी टीम की हमेशा से शुरू से ही कमज़ोरी रही है कि बैटिंग लाइन में 2-3 लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बाकी के लुढ़क जाते हैं, और फील्डिंग भी आपकी हमेशा ही हम देखते हैं कि हमारी टीम की कमज़ोर रही है। और दूसरा, नैयर साहब ने कहा कि कॉन्फिडेंस दें लड़कों को, तो आपके दोनों तीनों चीज़ें कैसे मुमकिन होंगी? देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। टेस्ट मैचेस में आप ऑलराउंडर्स के साथ नहीं जीतते हैं। टेस्ट मैचेस में आपको रेगुलर्स चाहिए होते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो या वो स्पिनर्स हो। कोऑर्डिनेशन टीम की अच्छी हो सकती है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, कप्तान जो नए बने हैं उनसे भी अच्छे हम तबको फैसलों के कर सकते हैं। लेकिन हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, जिस पर हम में से किसी की तवज्जो भी नहीं है, वो है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप क्या है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेनी है। दूसरी टीम को 2 दफा आउट करेंगे तो टेस्ट मैच जीतेंगे, अगर 2 दफा आउट नहीं करेंगे तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो जीत के लिए तो 20 विकेटें लेनी है, और 20 विकेटों के लिए हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं। ये सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद अब्बास को वहाब रियाज बुला सकते हैं। काउंटी क्रिकेट में उन्होंने काफी अच्छी की, क्योंकि टेस्ट मैचेस में एक दिन में 90 ओवर फेंकने, और हमारे पास हम इब्रार को टेस्ट मैच खिला सकते हैं। ये शायद चांसेस है कि नुमान भी खेले 2 स्पिनर्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच ही पर्थ के अंदर है, गो के वाका के अंदर नहीं है जहां पर बाउंसी पिच थी। ये नया ऑप्टस स्टेडियम है जो कि 1 किलोमीटर रिवर के दूसरी साइड पर बनाया गया है।
तो कौन सी तो खैर वो भी है, वहां पे भी ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, जो नया स्टेडियम है जहां पर पहला टेस्ट मैच है। तो मुझे तो इस बात का खौफ है कि हम बॉलिंग लाइनअप कौन सी लेके जाएंगे। शायद आमिर जमाल का चांस बन सकता है, शाहनवाज धानी को रखा जा सकता है, क्योंकि हारिस रऊफ को तो पहले हमने टेस्ट स्क्वाड के अंदर रखा, लेकिन हारिस रऊफ तो टेस्ट बॉलर है ही नहीं। नसीम शाह वैसे भी इंजर्ड है, वो टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे हैं। हसनैन अभी तक फुली तौर पे रिकवर नहीं कर पाए हैं। एहसानुल्लाह अभी तक फुली तौर पे जो है वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी मोहम्मद अली को खिला दिया था, उसके बाद दोबारा हमने उसको कभी वापस पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ नहीं देखा है। तो सबसे बड़ा मसला बैटिंग में फिर भी हमारे पास सलमान अली आगा है, सऊद शकील है, अब्दुल्ला शफीक है, रिजवान है, बाबर है, इमाम है और इसके अलावा शान मसूद खुद है। बैटिंग फिर भी हमारी कदरे बेहतर है, 300 रन करने वाली है। लेकिन बॉलिंग वहाब रियाज के लिए एज ए चीफ सिलेक्टर ये बहुत बड़ा टास्क है कि वो टीम कौन सी लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा एजाज, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे टेस्ट मैचेस में लेग स्पिनर को स्पिन बॉलिंग का और बॉलिंग का बड़ा अहम जुज़ समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम बड़े अरसे से लैग कर रही है। शादाब लेग स्पिनर आए लेकिन उनकी बॉल उस तरह टर्न नहीं होती, देखा है जिस तरह दीगर लेग स्पिनर्स की बॉल टर्न करती है। चाइना मैन है तबरेज़ शमसी, इसके अलावा आज भारत में कुलदीप यादव बॉलिंग करा रहे थे, टर्न होती हुई नज़र आती है उन लोगों की बॉल। शादाब की उस तरह नज़र नहीं आती। और कोई अगर डोमेस्टिक सीजन में कोई आपने देखा कोई स्पिनर है जो आगे चलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है? देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीजन है, बदकिस्मती से हम क्योंकि जो टीम भी सिलेक्ट करते हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग से करते हैं। पाकिस्तान कैद आजम ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर को कहाँ चीफ सिलेक्टर्स पाकिस्तान की टेस्ट टीमों में चांस देते हैं। तो शादाब तो वैसे भी व्हाइट बॉल के प्लेयर है। उन्होंने तकरीबन आज से कोई 4-5 साल पहले वेस्ट इंडीज के दौरे पे टेस्ट मैच खेला था, तो वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है। यासिर शाह के बाद बिल्कुल रजी आप दुरुस्त कह रहे हो, हमारे पास कोई रेगुलर लेग स्पिनर नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो पिछले 2-3 साल से टेस्ट मैचेस खेल रहा है और जो अच्छे रिजल्ट भी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि जो पाकिस्तान ने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं इस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो नई साइकिल चल रही है, इसमें वो श्रीलंका के खिलाफ खेले और दोनों टेस्ट पाकिस्तान जीता हुआ। इस वक्त पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे नुमाया नंबर पे है। लेकिन नुमान अली हैं, वो खेलेंगे और नुमान के साथ इब्रार है। अगर 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जाएगा तो ये पाकिस्तान को एडवांटेज है इन दोनों स्पिनर्स का, और दोनों टेस्ट के अंदर अच्छा कर रहे हैं। मसला ये है कि शाहीन शाह अफरीदी का पेस बैटरी के अंदर कौन साथ देगा। अब्बास को शायद बुलाना पड़े, मीर हमजा एक है, उनको कंसीडर किया जा सकता है। मूसा को एक दफा ट्राई किया था, दोबारा उसको टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाई हमने। तो पाकिस्तान में जो टैलेंट आता है, क्योंकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का ये काम था कि उन्होंने प्लेयर्स को तैयार करना था। पाकिस्तान के अंदर ना जूनियर लेवल की क्रिकेट होती है, अब जाके पाकिस्तान की ए टीम ने कुछ ट्रेवल किया है। और ये आप बैड लक देखिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तानी टीम जब इंडिया वर्ल्ड कप के अपने पहले 2 मैचेस खेल रही थी, तो उस दौरान चाइना के अंदर एशियन गेम्स हो रहा था, और उन एशियन गेम्स में पूरी दुनिया की जो टीमें थी उन्होंने अपनी ए टीमें भेजी हुई थी। हमने किसको भेजा हुआ था? खुशदिल शाह को, शाहनवाज धानी को, हैदर अली को और आसिफ अली को। हमारे पास वही प्लेयर हैं जिनको नेशनल टीम से ड्रॉप किया हुआ है, वही टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने ना बैकअप तैयार किया है, ना ही कभी पाकिस्तान क्रिकेट की इस तरफ तवज्जो रही है। सिर्फ एक PSL पे फोकस होता है, वहां जो एक ओवर अच्छा डाल देता है या एक मैच जितवा देता है, उसको हम नेशनल टीम में ले आते हैं। और अच्छा कमाल ये बैकअप क्यों नहीं तैयार कर रहा है? फिर महाविश ने आपने भी सवाल करना है नैयर साहब से, ये बैकअप क्यों नहीं तैयार हो रहा खिलाड़ियों का? जैसा कि एजाज बात कर रहे हैं कि वही खिलाड़ी नजर आते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं तो हम ए टीम में खिला देते हैं, क्या वजह है? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि लास्ट गवर्नमेंट में, जो कि गवर्नमेंट ही क्रिकेटर की थी, उस गवर्नमेंट में हमने देखा डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद किया गया। डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक वो क्रिकेट एकेडमी है, एक इदारा है जहाँ पे क्रिकेटर्स रेगुलरली प्रोड्यूस होते हैं। वो इदारे रेगुलरली क्रिकेट को सस्टेन करने में हेल्प आउट करते हैं। और इस किस्म के बहुत सारे इदारे हैं जो डिपार्टमेंट के नाम पे टूर्नामेंट्स करवाते हैं, एक प्राइवेट लीग करवाते हैं जहाँ पे रेगुलर एक क्रिकेट होती रहती है, और ये बैकअप प्रोवाइड करने का एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता रहता है। हम कायद-ए-आज़म लीग की तरफ देखें या PSL लीग की तरफ देखें, हमारे पास एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है जहाँ से हमारे पास प्लेयर्स जनरेट होते रहते हैं। लेकिन वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, जिसकी वजह से एक गैप आया है। इसके अलावा हम देखें हमारे पास जितने बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर मौजूद हैं, हमारे पास जावेद मियाँदाद हैं, मुश्ताक अहमद है, मोहम्मद यूसुफ है और डिफरेंट जैसे प्लेयर्स हैं। वो अपनी मोइन खान की अकेडमी है, उन अकेडमी से क्या क्या प्लेयर्स आ रहे हैं।
क्यों नहीं वहां से जनरेट हो रहा? जावेद साहब को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, जावेद मिराज को, कि वो आए और वो अपनी 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 सलाहियत से, अपने एक्सपीरियंस से प्लेयर्स को ट्रेन करें, और वो जिस तरीके से वो मिडिल ऑर्डर में बैठते थे, जिस तरीके से वो ओपनिंग में बैठते थे, इस तरीके से और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिले और वो इस तरीके से बैटिंग लाइनअप को प्रिपेयर कर सके। एक रेत की दीवार हमारी बैटिंग लाइनअप कहीं साबित ना हो, उनके पास एक एक्सपीरियंस हो, उनके पास हर इन्वायरमेंट में, हर पिच पे खेलने का एक तरीका हो, एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बाउंसिंग विकेट्स ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो ग्रासी विकेट्स एशिया की हो, हमारे पास प्लेयर्स मौजूद होने चाहिए। टूर्नामेंट्स होते रहे, ये टूर्नामेंट्स नहीं होते, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास बैकअप इस वक्त ऑलमोस्ट नन है। जो हम देख रहे हैं, हमारी ए टीम में भी ड्रॉप आउट जा रहे हैं हमारे पास, और अंडर 19 में भी वो प्लेयर्स हैं जो हम देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं अपने प्लेइंग 11 के लिए। तो हम ये लम्हा फिक्रिया है हमारे बोर्ड के लिए भी कि क्यों नहीं हमारे पास बैकअप रेडी है, क्यों नहीं हमारे पास एक नंबर 1 पे खेलने के लिए 10 प्लेयर मौजूद है, क्यों नहीं हमारे पास नंबर 2 पे खेलने के लिए एक बॉलर मौजूद है, जो कि हमारे पास सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी की जगह ऑल्टरनेटिव कोई अब तक ले नहीं पाया कोई। अगर वो अनफिट हुए थे, नसीम शाह अनफिट है, तो टूर्नामेंट पे जाने के लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव बॉलर मौजूद नहीं है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और ये बोर्ड को और बोर्ड के इंडिविजुअल सिलेक्शन वहाब रियाज को और दूसरे लोगों को देखना चाहिए। आगे क्रिकेट आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं खेल रहा इतना क्रिकेट, जिस तरीके से क्रिकेट के लिए हमारे पास प्लेयर्स मौजूद होने चाहिए। नईर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि दोनों शख्सियात ने, एजाज ने भी और कमाल साहब ने भी एक ही चीज़ को पॉइंट आउट किया, और ये बात है भी कि पाकिस्तान में टैलेंट हंट शायद रुक गया है क्रिकेट में, या नई जो एक खेप है क्रिकेटर्स की, बिल्कुल अंडर 19, अंडर 14 वगैरह, ये सब अब उस तरह से ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो जितने सीनियर क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के पास, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया है, उन्हें ये जिम्मेदारियां बांट क्यों नहीं दी जाती, ताकि हमारे पास बैकअप टीम हो। अगर एक प्लेयर इंजर है या किसी वजह से नहीं खेल पा रहा, तो एक काबिल प्लेयर हमारे पास मौजूद हो, इस तरह की जगहसाई का सामना ना करना पड़े जो भी एशिया कप और वर्ल्ड कप में देखना हुआ। ये बहुत सही मशवरा दिया है कि जावेद मियादाद और इस तरह के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में क्लब जो हैं वो मुतहरक हों, क्लब क्रिकेट, और उसके अलावा इंटर कॉलेजिएट पाकिस्तान लेवल तक के टूर्नामेंट हों, और इंटर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान तक के टूर्नामेंट हों, लेडीज़ के भी हों और बॉयज़ के भी हों, ताकि वहाँ से हमारी सप्लाई लाइन आएगी। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये हमारी सप्लाई लाइन जो है, इसमें से फिर नेशनल क्रिकेट खेलेंगे और PSL वगैरह खेलेंगे, और फिर वो पाकिस्तान टीम में आने के लिए मतलब एक तरह की आपकी जिसे कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ बन जाएगी। सारा काम जो है वो, मेरा मतलब है, अकेले PCB के बस का नहीं है कि वो इतने हज़ारों लाखों प्लेयर्स को इसी तरह से सारा ऑर्गेनाइज करे, लेकिन इनको इस लिहाज से इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, HEC हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, और जो हमारे बोर्ड्स हैं एजुकेशन के और गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंशियल, ताकि मुल्क में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद जिसे कहते हैं ना रुझानात की तरफ उनको तवज्जो दिलाई जाए, बजाय इसके कि हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स में हमारे नौजवान मुलव्वस हो रहे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा ज़रिया है, और सिर्फ क्रिकेट नहीं, और भी स्पोर्ट्स हैं जिससे हम लड़कों को और लड़कियों को उस तरफ राग़िब करके और सेहतमंद एक पाकिस्तान बना के हम आगे फ्यूचर के लिए तैयार करें। सही। एजाज, जैसा कि नैयर साहब कह रहे थे कि बोर्ड को भी आगे आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए, लेकिन हमारा जो बोर्ड है वो तो खुद अंदरूनी मसाइल का शिकार हो जाता है। यहाँ पर मालूम नहीं होता चेयरमैन को कि वो अगले बरस रहेगा या नहीं रहेगा, इंटरिम सेटअप आ जाता है। अभी ज़का अशरफ साहब मौजूद हैं, वो 3 महीने की तौसी उनको मिल गई, तो इस तरीके से तो क्रिकेट के मामला बेहतर नहीं हो सकते। देखिए, मैं पहले नैयर भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। नैयर साहब, पाकिस्तान में जो स्कूल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैं क्योंकि रिपोर्टिंग करता हूं, तो ये इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटीज के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है कि प्लेयर्स को ना तो पैसे दिए जाते हैं, ना ही इन प्लेयर्स की कोई मदद की जाती है, ना ही इन प्लेयर्स के मैचेस की जो स्कोरिंग है वो अखबारात तक पहुंचाई जाती है ताकि उनको भी हौसला मिले। अगर आप बात कर रहे हो उस जमाने की जब मिंटो पार्क के अंदर 40 क्लब लगते थे, मुस्लिम जिमखाना या बाकी क्लब्स जहां से वसीम अकरम, सलीम मलिक जैसे बड़े प्लेयर्स लाहौर से निकले थे, अब वो जमाना नहीं रहा है। अब क्लब क्रिकेट को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। स्पाइक्स पहन कर आप बॉलिंग नहीं करवा सकते हो। कितने लाहौर के ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि मुख्तलिफ क्लबों के पास हैं,
वहां पर आप स्पाइक्स पहन के फास्ट बॉलर बॉलिंग ही नहीं करवा सकते। वो कहते हैं हमारा विकेट खराब हो जाता है। ये मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही काम था। पीसीबी तो एक ऐसा इदारा था जिसने अपनी एसोसिएशंस को फॉलो करना था। यहाँ बदकिस्मती ये है कि वजीर आजम के पास जब से पैटर्न इन चीफ के इख्तियारात के हैं तो घात लगा के लोग बैठे होते हैं। कभी कोई हमारे मीडिया से, कभी कोई रिटायर्ड फौजी जैसे पाकिस्तान के दूसरे खेलों को चला रहे हैं, और बाकी बहुत सारे ऐसे शोबों के लोग हैं जो कि रिटायरमेंट की अपनी लाइफ को एजाज, जब सियासी बुनियादों पर तकर्रियां होंगी तो फिर नतायज इसी तरह के सामने आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट नीचे जो जहां पर खेल को सर्व करना होता है ना, वो चीज है ही नहीं है। पाकिस्तान एयर मार्शल नैयर साहब हमसे ज्यादा सीनियर है, इनको मालूम होगा कि एयर मार्शल नूर खान के जमाने में हमारी हॉकी कहां पे थी, क्योंकि वो जुनून की हद तक इस खेल से प्यार करते थे। उनको अपने बीवी बच्चों को या अपने बेटे की वाइफ को, बाकी लोगों को अहमदाबाद ले जाकर इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाने का उनको शौक नहीं था। उन लोगों ने खेल पे सर्व किया, तभी पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में एक अरसा डोमिनेट किया है। अब प्रॉब्लम हमारी हुकूमत से स्टार्ट होती है और नीचे लोकल एसोसिएशन तक। मैं अभी इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करके हूँ, आप यकीन कीजिए वहां पर लोकल एसोसिएशन इस हद तक मजबूत हैं कि इस आईसीसी के इवेंट में हमें लगता है कि बीसीसीआई बादशाह है। सर जी, उनकी जो लोकल एसोसिएशन है वो वहां पर बादशाह है। वो अपनी मर्जी के उन्होंने डेट्स ली, एसोसिएशन ने अपने अपने ग्राउंड्स के अंदर अपनी मर्जी के उन्होंने पासेस दिए, अपनी मर्जी का सिक्योरिटी प्लान दिया, अपनी मर्जी की वो टाइमिंग और प्रैक्टिस की हर चीजें देते थे। आईसीसी भी बेबस था क्योंकि एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है। आपको याद होगा एक दफा वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर के मालिक है शाहरुख खान, कोलकाता नाइट राइडर के, उनके ऊपर बैन लगा दिया था एसोसिएशन ने कि आप स्टेडियम में नहीं आ सकते हैं। तो हमारी एसोसिएशन ही नहीं है, हमारी हुकूमत का इंटरेस्ट ही नहीं है किसी एक खेल के ऊपर तवज्जो दी जाए, चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, क्योंकि ना हम पैसे देते हैं ना इंसेंटिव देते हैं। और ये भी सच है, ये भी सच है, वर्ल्ड कप आज खत्म हो गया है, लेकिन हमें ये बात करनी चाहिए, हमारे जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं वो भी खेलों के कूदों को खराब समझते हैं। वो पढ़ो लिखो वाली बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ पेरेंट्स भी बहुत कम पेरेंट्स हैं जो इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को ताकि वो उनको ग्राउंड लेके जाए। आप देख लीजिए, जिनके बच्चे अभी 10 से 20 साल के दरमियान जिनकी उम्र है, कितने ऐसे वालिदैन हैं जो बेटे की किट लेके उसको ऑटो रिक्शे पे या बाइक पे या गाड़ी पे क्लब छोड़ के आता हो कि आपने शाम को नेट करके पहुंचना है। हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं है स्पोर्ट्स का जो बाकी कंट्रीज के अंदर डेवलप होता जा रहा है। बिल्कुल सही। कमाल साहब, हाँ प्लीज। कमाल साहब, अब नसीम अशरफ, माफ़ कीजिएगा, ज़का अशरफ साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं भारत में, और वर्ल्ड कप के हवाले से आपको मालूम है कि पाकिस्तानी शायकीन को भी मौका नहीं मिला वहाँ पर पहुँचने का। आप समझते हैं वो आईसीसी इजलास में शिरकत करेंगे तो ये मामला उठाना चाहिए, और दीगर जो मामला हैं जैसे DRS वगैरह के कंट्रोवर्सीज सामने आई थी, इस हवाले से बात करनी चाहिए आईसीसी से? देखिए, आप पहले ये बात बताएं मुझे, ज़का अशरफ साहब क्रिकेट देखने गए हैं, मुझे ये इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर इल्म है जैसे कि वो शॉपिंग करने गए होंगे या किसी इस चीज़ के लिए गए होंगे। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो चेयरमैन क्यों नहीं सब्सटेन करते या आते जो क्रिकेट खेल चुके हों और जो क्रिकेट को जानते हों। यहाँ पे वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिनको क्रिकेट की बका का या क्रिकेट के प्लेयर्स का कोई जो जिन चीज़ों को नैयर साहब या एजाज साहब हाईलाइट कर रहे हैं, उन चीज़ों को बोर्ड की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बोर्ड को ये चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें क्रिकेट क्यों नहीं खेलनी। ये एक लम्हा फिक्रिया है। हम पार्टीशन के बाद से अब तक क्रिकेट को हॉकी पे फोकियत देते रहे, क्योंकि हॉकी हमारी अभी हालात देखे तबाह बर्बाद हो गई। वजह सिर्फ इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट की उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ही मैकेनिज्म है हमारे पास मुल्क पे एंटरटेनमेंट का, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट पे अगर हमें तवज्जो नहीं दी गई तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आइंदा आने वाली नस्लों में क्रिकेट को एज अ चैलेंज वो छुपा के बल्ले नहीं लेके जाए बच्चे। या अभी इस वक्त हालात ये हो गए कि बल्ले लोग पेरेंट्स से छुपा के, अपने टीचर से छुपा के क्रिकेट ग्राउंड में खेलने जाते और पैसे दे के ग्राउंड में खेलते हैं। हमें ये फैसिलिटीज एज अ मैनेजमेंट, एज अ गवर्नमेंट, एज अ लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, फैसिलिटीज फराहम करने की जरूरत है ताकि आगे बढ़ सकें। एजाज, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे ज़का अशरफ साहब के हवाले से कि आईसीसी के सामने क्या मामला उठाने चाहिए? शायकीन के हवाले से सहाफ़ियों तक को जो है वो बड़ा लेट वहाँ का वीज़ा मिला। ये बहुत छोटे मसाइल हैं, ये दोनों चीजें बहुत छोटी हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होनी है और हमें हर हाल में हर सूरत में हमें वो टूर्नामेंट अपने यहाँ होस्ट कराना है। कोई नेशन हमें ये ना कहे कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम लाहौर और कराची रावलपिंडी नहीं आते हैं तो हम श्रीलंका में अपने मैचेस खेल लेते हैं।
ये अभी से आवाज है, क्योंकि अगला आईसीसी का इवेंट तो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में 2024 में है, लेकिन वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चाहे कोई भी चेयरमैन हो, जैसे ही उसको सिफारिश पे लगाया गया हो, लेकिन हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करने के लिए, और किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना पड़ेगा, और हमें अपना ये टूर्नामेंट हर हाल करवाना है। यही एक जंग है। जर्नलिस्टों को वीजे नहीं मिले, फैंस को वीजे नहीं मिले, वो इंडिया और पाकिस्तान के जो आपको पता ही है सरहद पे जो हालात है, 5 अगस्त के बाद दोनों के जो सफारती ताल्लुकात हैं, ये होना ही था। उन्होंने सिर्फ 8 लोगों को वीजा दिया, जिनमें मैं भी शामिल था। 33 लोगों के वीजे अप्लाई थे। ये बहुत छोटी बातें हैं। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारे पास आ जाता है, क्योंकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, सभी ममालिक पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं पिछले 5 साल में। हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी सिक्योर करनी है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारे हक पे फिर से डाका मारने की कोशिश की जाएगी, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नईर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे एजाज कह रहे हैं कि हमारे हक पे डाका मारने की कोशिश की जाएगी, तो हमारी तैयारी किस तरह से इतनी मजबूत हो सकती है? एक तो कि हम अपना हक छीनने से बचा लें, और दूसरा हमारी टीम की तैयारी ऐसी हो कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर हमारे मुल्क में हो रही है तो फिर वो हमारी हो। जी आप सही फरमा रही हैं, और एजाज साहब ने भी बिल्कुल सही बताया। इसमें 3 स्टेजेस हैं। एक तो ये है कि आईसीसी में हमारा मौक़िफ़ जो है ना, वो बहुत ही रॉक सॉलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने जो सेंटर्स हैं जहाँ पे हमने मैचेस कराने, उनको अभी से तैयार करने की कोशिश करें। और तीसरी जो है कि टीम की तैयारी। तो ये 3 स्टेजेस हैं, और मैं आईसीसी को ये भी तजवीज़ आप ही के प्रोग्राम के तवस्सुत से दिलवाना चाहूँगा कि जहाँ तक T20 का टूर्नामेंट है, उसमें इस चीज़ को कंसिडर कर लें कि जो फाइनल मैच है वो बेस्ट ऑफ 3 का अगर हो सके, तो वो थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा मैं समझता हूँ एंटरटेनमेंट और फेयरनेस आ जाएगी। एक दिन एक टीम किसी एक वजह से अच्छा खेलती है, नहीं खेलती है, कोई और मसाइल हो जाते, तो अगर 3 मैच हो फाइनल के बेस्ट ऑफ 3, तो उसमें ज़रा मैं समझता हूँ और रौनक और क्रिकेट का फरोग ज़्यादा होगा। सही, उम्मीद यही करते हैं कि पीसीबी की जानिब से बेहतर इक़दाम उठाएंगे और आईसीसी के सामने बेहतर तरीके से अपना मौक़िफ़ रखा जाएगा। एजाज़ वसीम, नईरुद्दीन साहब और कमाल फरीदी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन से सैयद रज़ी और माविश निज़ार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।